समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर से लेकर तहव्वुराना तक देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करने हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, सवालों से शुरुआत की जाए। ट्रम्प 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 और ट्रम्प बिल्कुल है ना दुनिया में पहली बार, बल्कि इतने दिनों से ट्रम्प बोल रहे हैं, पहली बार शी जिनपिंग बोले हैं कि हम डरते नहीं हैं, चाइना को आप दबा नहीं सकते, लेकिन पहली बार अब तक बोला ही नहीं कोई भी वहां से। चलिए ट्रम्प से ही शुरुआत करेंगे। विशाल कुमार यादव बोल रहे हैं इन्होंने दो चीजें मिक्स की है, ट्रम्प और ये मूवी से शुरुआत की इन्होंने अपने सवाल की। बोल रहे हैं दौलत की जंग फिल्म दूरदर्शन पे देखी थी बचपन में। इसमें आमिर और जूही चावला के पिता बिजनेस राइवल्स हैं और उनकी राइवलरी दो पैसे वाले पावरफुल लोगों की एक कॉमिकल लड़ाई की तरह दिखाई गई है। अमेरिका और चीन के बीच का ट्रेड वॉर क्या दो अमीर पावरफुल देशों के बीच इसी तरह की इलॉजिकल कॉमेडी बन गई है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है? क्या ट्रम्प अब पिछले 15 साल से दुनिया भर में राइट की राजनीति में जो उभार आया है उसके खिलाफ भी माहौल बना देंगे? देखिए, ट्रम्प, आपके दूसरे सवाल का पहला जवाब देता हूँ मैं कि एक लेफ्ट और राइट दुनिया में हमेशा पॉलिटिक्स होती है, पोलराइजेशन। उसमें ही ये सेंटर है बीच में और उसके यहाँ पर राइट, ये सेंटर है, यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है। तो कुछ यहाँ होता है थोड़ा बहुत राइट ऑफ सेंटर, कुछ यहाँ होता है, कुछ यहाँ तक होता है जो फार राइट बोलेंगे। ऐसे ही लेफ्ट होता है, थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर, फिर मोर लेफ्ट ऑफ सेंटर, फिर फार लेफ्ट। हमारे यहाँ पे अगर आप लेफ्ट देखना चाहें तो आप बोलेंगे कांग्रेस पार्टी थोड़ी लेफ्ट ऑफ सेंटर है। फिर आप बोलेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी उससे थोड़ी लेफ्ट है। फिर आप बोलेंगे कि सीपीआई उससे थोड़ी लेफ्ट है, सीपीएम उससे थोड़ी लेफ्ट है, सीपीआई एमएल उससे थोड़ी लेफ्ट है, फिर सीपीआई माओइस्ट जो नक्सलाइट्स हैं, आर्म्ड नक्सलाइट्स, वो बिल्कुल फार लेफ्ट है। तो ऐसे डिग्रीज होती हैं। तो जो राइट में भी बहुत स्ट्रेन्स है। तो जैसे पहले सरकार थी अमेरिका में राइट की, मान लीजिए जॉर्ज बुश की सरकार थी, जूनियर की भी हो, हालांकि वो बिल्कुल राइट वाला नेशनलिज्म वाला हिसाब था, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या आप हमारे साथ हैं या दूसरों के साथ, या हमारे खिलाफ हैं। तो वो भी एक राइट था। लेकिन अब जो नया राइट पैदा हुआ है, और ये राइट सिर्फ अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में तो ट्रम्प क्योंकि रोज़ नज़र आते हैं और ट्रम्प बोलते बहुत हैं। अच्छी बात ट्रम्प की सबसे अच्छी ये है कि वो हमेशा, आमतौर पे जो राइट के नेता होते हैं वो मीडिया से दूर रहते हैं, ट्रम्प मीडिया के पास जाते हैं, और ख़ास करके उन पत्रकारों से के पास जो उनके जिनको देखते हैं कि मेरे खिलाफ है। वो CNN के देखिए कैटलिन कॉलिंस, उसके हर सवाल का जवाब देते हैं, साथ में ये भी कहते हैं अरे CNN तो फेल हो रहा है, तुम्हारी रेटिंग्स बर्बाद हैं, तुम बड़े ख़राब जर्नलिस्ट हो, लेकिन फिर भी जवाब देते हैं। तो रोज़ वो बोलते हैं, तो उनकी मानसिकता पता लगती है जी। तो ट्रम्प ने जो राइट अमेरिका का डिफाइन किया है, ऐसा रिपब्लिकन राइट अमेरिका में कभी नहीं आया। इसलिए इसको अब अमेरिका के डिबेट में भी, और हम लोग भी इसको रिपब्लिकन राइट नहीं कहते हैं, अमेरिकन राइट नहीं कहते हैं, इसको मेगा रिपब्लिकन कहते हैं। मेगा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो एक ट्रम्प ने अपना कल्ट बनाया है। और इसमें एक आर्टिकल है वॉशिंगटन पोस्ट में, अपूर्वा आप लिंक शेयर करेंगे, आप उसको पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन के साथ। वो एक कॉलमनिस्ट ने लिखा है, उसने कहा कि जो हो रहा है ये मेगा माओइज्म है। तो ये है कि एक तरफ से आप ज़बरदस्त नेशनलिस्ट और उसके साथ ज़बरदस्त सोशलिस्ट भी, कि नौकरियां सब यहाँ आनी हैं, हमारी सारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना है बाहर की। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये लेफ्ट वाले हैं जी। तो ये जिसको कहेंगे कि द वर्स्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट, ये मिला के। तो अब देखिए, ऐसी बात है क्या इंसान को लंबी सांस ले के बोलना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि नेशनलिज्म
और सोशलिज्म, ये तो नाज़ीज़म का ना और सी तो यही थे, नेशनलिज्म और सोशलिज्म। तो ये एक्सट्रीम, इधर का भी एक्सट्रीम उठाया, उधर का भी एक्सट्रीम उठाया। वो मैगा रिपब्लिकनिज्म है जो कि ट्रम्प का है, और ये और भी कई देशों के राइट में है, जैसे AFD जर्मनी में आई है, उसका भी यही है। जैसे मरीन ली पेन फ्रांस में, उनका भी यही है। ब्रिटेन में इस बार कंजर्वेटिव इतनी बुरी हार क्यों हारे? क्योंकि काफ़ी कंजर्वेटिव वोट शिफ्ट हो गया। वो जो तीसरी पार्टी है, जो नाइजल फराज की पार्टी है, जिसको कि एलन मस्क सपोर्ट कर रहा है, वो भी ऐसे ही एक्सट्रीम राइट की, मोस्ट मतलब फार्देस्ट राइट की पार्टी है। तो ये नई तरह का राइट पैदा हुआ है दुनिया में। उसमें कितना जूस है या कितना फ्यूल है, उसकी कितना पेट्रोल है उसके टंकी में, हमें नहीं पता कब तक चलेगा। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प चल रहे हैं, ये लगता नहीं कि बहुत दिन चल पाएगा, क्योंकि अभी तक और जितने राइट के नेता हुए भी हैं, वो इतने ज़्यादा बचपने से किसी ने अपना पॉलिसी नहीं चलाई है। जहाँ तक आपकी पहली बात है, दो अमीर लड़ रहे हैं, इसके अंदर यहाँ तो लड़ाई एक ने ही शुरू की है, वो ट्रम्प ने शुरू की है। अच्छा, उसमें ये कहना कि चाइना बैड प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करता है, तो एक वीडियो है, अगर मिलेगा तो अपूर्वा शेयर करेंगे आपके साथ। ये नील फर्ग्यूसन है। नील फर्ग्यूसन वैसे तो राइट के इंटेलेक्चुअल हैं, राइट के हिस्टोरियन हैं, राइट के इंटेलेक्चुअल हैं। तो उन्होंने, और एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एडिटर थी ओपिनियन पेज की, बारी वाइस, वो थोड़ी राइट ऑफ सेंटर थी, उनको भी निकाल दिया गया, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बहुत बवाल हुआ कि आप राइट की ओपिनियन भी अलाउ कर रहे हैं। ये जब उन्होंने सेनेटर टॉम कॉटन का आर्टिकल छाप लिया था, जो रिपब्लिकन था, और जिसने कहा था कि ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके लिए आर्मी भी बुला लेनी चाहिए इनको रोकने के लिए। तो सिर्फ वो आर्टिकल छापने की वजह से बवाल हो गया। तो वहाँ पे जो उनके एडिटर थे, उसका फर्स्ट नेम मैं बोल रहा हूँ, बेसेंट, उसको निकाला गया, और फिर थोड़े दिन में बारी वाइस को निकाला गया। तो बारी वाइस, नील फर्ग्यूसन, इन्होंने मिलके एक थोड़ी राइट ऑफ सेंटर यूनिवर्सिटी बनाई है। तो उसमें एक डिस्कशन हो रहा है, जिसके अंदर नील फर्ग्यूसन बात कर रहे हैं लैरी समर्स के साथ। लैरी समर्स या लॉरेंस समर्स पहले हार्वर्ड के प्रेसिडेंट थे, और अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट थे, और बेचारे निकाले इसलिए गए कि एक बार गलत बात बोल गए, और हार्वर्ड में तो आप पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत ज़्यादा है, तो एक बार वो बोल गए कि मैथ में लड़कियां इतनी अच्छी नहीं होती, तो बस उसी बात से नौकरी छुड़ गई हार्वर्ड में। लेकिन ये तो बात चेंज नहीं हुई कि वो बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो डेमोक्रेटिक अलाइंड है। तो उनसे यही बात पूछी गई कि ये चीन क्या अमेरिका के साथ बड़ा इनजस्टिस कर रहा है, जैसे ट्रम्प कहते हैं वेरी अनफेयर टू अस, अपने दाम नीचे करके हमको बर्बाद कर रहा है। तो उसने कहा कि आप सब लोग इस स्टूडेंट्स हो इस यूनिवर्सिटी के, आप में से कितने लोग $10,000 पर ईयर अपनी फ़ीस पे कर रहे हो, ट्यूशन फ़ीस जो अमेरिका में होती हैं, कितने कर रहे हो? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो उसने कहा कि अब देखो, आप लोग तो नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में देखो, उतनी कम से कम फ़ी होती है। अब आपके जो ओनर्स हैं या जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने पैसा रेज करके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि आप सब लोग को टॉप क्लास एजुकेशन मिल सकती है बिना ये वही इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस दी है। तो आप उनसे ही compete करोगे जो इतनी फ़ीस दे के आ रहे हैं, तो क्या वो कह सकते हैं कि बड़ा अनफेयर है कि ये लोग तो मुफ्त में पढ़ के आके हमने तो उधार लेके इतनी पढ़ाई करी है? तो ऐसे नहीं होता। हर कोई कोशिश करता है अपने मार्केट को, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और आपको compete करना होता है। तो ये मैं कहता नहीं, मैं खैर चीन से मेरे बहुत और शिकायतें हैं, और चीन भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या भी है, और बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि अगर चीन का सामान जाना अमेरिका में कम हो गया, तो चीन तो बनाएगा वो सामान, तो वो भारत में अवेलेबल हो जाएगा। तो डंपिंग का खतरा होता है। डंपिंग ना भी करे, मान लीजिए आप उसके ऊपर 20% ड्यूटी और भी लगा दें, फिर भी वो कई एरियाज़ में यहाँ compete करेगा। तो ये दो की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अभी तो एक ने छेड़ी है, और ये एक ने छेड़ी है, और वो इस तरीके से कि अब देखता हूँ तू कब तक मेरे साथ लड़ेगा। तो अभी तक तो चाइनीज़ ये दिखा रहे हैं कि वो
जो भी हो जाए लड़ेंगे। हम्म कल जो चाइनीज़ प्रवक्ता हैं बीजिंग में, माओनिंग, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की, उन्होंने माओ जेडोंग का एक क्लिप पे इस्तेमाल कर लिया जिसमें माओ जेडोंग कह रहे हैं अपनी पीक पे कि हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तो उसको फिर हर चाइनीज़ एम्बेसी ने उसको शेयर भी किया है। उसके बाद शी जिनपिंग बोले हैं, तो इस समय लगता है कि वो भी तैयार हो गए हैं इस मोर्चे में। तो अब देखने की बात है, क्योंकि $450 बिलियन के करीब उनका एक्सपोर्ट है अमेरिका को, करीब $200-250 बिलियन अमेरिका का उनको इंपोर्ट है। तो अब इन्होंने उस पर ड्यूटी लगा दी, उसने इस पर ड्यूटी लगा दी। सच्चाई ये है, जैसा कि मैं एक प्रैक्टिकल तरीके से देखता हूँ कि जो चाइनीज़ सामान बना हुआ है उस दाम के ऊपर, उसमें से कुछ इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि चीन अफ्रीका में है, एशिया में है, जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, वहाँ चीन की बहुत पहुँच है, चीन थोड़ा सा कंट्रीज़ को लोन दे सकता है। जी लेकिन जो अमेरिका के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हायर है, तो अमेरिका उसी प्रोडक्ट को लेके फिर कहाँ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास एक दो चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जैसे जी। हथियार हैं। अब हथियार तो चाइना को कोई बेचता नहीं अमेरिका, कि वो कहीं और लेके जाएगा। तो ये लड़ाई इतनी सिंपल नहीं है जैसे कि उस फिल्म में थी, हालांकि वो फिल्म मैंने देखी नहीं है। शेखर, अगला सवाल आदित्य का है। बोल रहे क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ वृद्धि ने भारत को एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी दी है बिग बैंग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स? क्या आपको लगता है कि इस टैरिफ वृद्धि के साथ भारत को EU, UK आदि जैसे देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने का एक अच्छा अवसर मिला है? देखिए, अवसर मिलने का फ़ायदा तभी है जब आप उस अवसर को इस्तेमाल करें, जी। अवसर को आप उसका स्वागत करें, उससे गले लगें, और फिर से दोबारा से। अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं नहीं एग्रीकल्चर तो जो पश्चिमी देश हैं अपने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करते हैं, हम क्यों ना करें। अभी तो हम उस आर्गूमेंट पे पहुँचे ही नहीं हैं। हम पहले ही अपने किले की दीवार पर खड़े होके और गोलियां चलानी शुरू हो गए। तो हमें देखना चाहिए इसमें मौका क्या है। और देखिए, ये इस समय जो हमारी सरकार है ये मजबूत सरकार है, क्योंकि उसमें एक मजबूत नेता है। तो ये सारे क्यूज़ उस मजबूत नेता से आने चाहिए। एक बार वो क्यू आएंगे तो वाकई सब सीधे हो जाएंगे। जी। तो उन क्यूज़ की अभी इंतज़ार है। तो मैं कहूँगा सबसे अच्छी बात भारत ने अभी ये की है कि इसमें कोई रिटेलिएटरी टैरिफ या यहाँ नेशनलिस्टिक हमारे यहाँ कोई रिटोरिक भी शुरू नहीं हुआ है। कह रहे ट्रंप ने ऐसे कैसे कह दिया। अब ट्रंप ने कह दिया कि दुनिया भर के नेता मुझे फ़ोन कर रहे हैं, दे आर किसिंग माई एस, राइट। अब वो मैं उसके क्या ट्रांसलेट करूँ, किसिंग माई एस। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रंप ने खुद ही कह दिया है। अब अमेरिका की डिबेट भी ऐसी हो गई है, वो कह रहे हैं किसिंग माई एस, और लेकिन वो दुनिया भर के नेताओं को कह रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम भी शुरू हो गए होते कि हम भी सॉवरेन कंट्री हैं, हम बहुत बड़े देश हैं, वो सारे हम उनसे बात करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहा है किसिंग माई एस, ये क्या मतलब है। लेकिन अभी ये अच्छी बात है कि भारत ने ये चुप्पी हजार नियामत है, और चुपचाप जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं। और ऐसे ही हमें देखिए, मोदी सरकार ने, हालांकि अब वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, और हर चीज़ में डिफेंड करने के लिए आप अपने से पहले वालों को उल्टा सीधा बोल सकते हैं जी। कि चीन के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस इतना ख़राब हो गया क्योंकि वो यूपीए के टाइम में बढ़ गया। यूपी के टाइम में बढ़ा, पर उस समय भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही थी। जी। तो लेकिन उसके बाद भी तो बढ़ा है ना। अब यूपीए को गए हुए तो 11 साल हो गए, तो आप सिर्फ उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सारे जो हमारे फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स थे वो हम सब ने ख़त्म कर दिए। जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ थी वो ख़त्म कर दी। तो एफडीआई चली गई, पिछले साल में नेट एफडीआई नेगेटिव है हमारे यहाँ। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी जा रहे हैं, क्योंकि आप एक के बाद एक उसके ऊपर टैक्स और लगा के तो उन सब ने भी कहा कि और किसी देश में हम फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ तो हमारे पे टैक्स लगते नहीं हैं, आपके यहाँ लग रहे हैं। पहले टैक्स होते हैं, फिर टैक्स के नोटिस होते हैं, फिर वो केस हमेशा के लिए चलते हैं, उसमें वकीलों की बल्ले बल्ले। तो ये सारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ नारों से नहीं होगा। सभी बोलेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये, लेकिन असल में आप देखें कोई छोटा सा व्यापारी भी हो, उसको कितनी तकलीफ अभी हो रही है। जीएसटी बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन जो जीएसटी की टैक्स ब्यूरोक्रेसी है उससे बहुत मुश्किल हो रही है सबको। बिना बात पे नोटिस, कभी किसी को ब्लॉक कर दिया, कभी किसी को
ये सरकार को ये बातें पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, सरकारें इतनी ऊपर होती हैं कि उनको वो नीचे दिखती नहीं है जी और मैकेनिज्म नहीं होता है कि उनकी जो मर्जी है सरकार की वो इम्प्लीमेंट हो। तो ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। पिछले 2 हफ्ते पहले ये मेरा कॉलम भी यही था, नेशनल इंटरेस्ट, वो उसका हेडलाइन भी यही थी, थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप फॉर पुटिंग द गन ऑन आवर हेड्स, कि आपने बंदूक हमारे सिर पे रखी, तभी हम लोग सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। 91 में हमने ऐसे रिफॉर्म किया जबकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हो गया था, IMF के पास जाना पड़ा। और दूसरी बार हमने 98 में किया जबकि हमने पोखरान 2 किया था, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। तो अब भी एक ऐसा ही मौका है। और अब देखिए कि जैसे हमारे मार्केट्स हैं थोड़े स्टेबल हैं, थोड़े से गिर के थोड़े से रिकवर भी कर गए लेकिन स्टेबल हैं, तो लोगों को लगता है कि ऊँट पहले देखते हैं किस करवट बैठता है, पर जहाँ भी बैठेगा भारत थोड़ा दूर है उससे और भारत अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएगा। शेखर, अगला सवाल संकल्प का है। वो बोल रहे क्या मैन्युफैक्चरिंग नया एग्रीकल्चर बन गया है? ऐसा लगता है कि ये सब्सिडी और टैरिफ के समर्थन के बिना अपने पैरों पर खड़ा होने में असमर्थ है। आबादी में हर कोई सर्विसेज के लिए नहीं बना है, इसलिए जबकि कंपैरेटिव एडवांटेज के तर्क AC स्टूडियो में बहुत ही ठोस लगेंगे, वे आबादी के एक वर्ग को समझाने की संभावना नहीं रखते हैं जिसका एकमात्र स्किल मैनुअल लेबर या मशीनों का संचालन है। कोई एप्पल को कॉन्ट्रेरियन एग्जाम्पल के रूप में देख सकता है, लेकिन ये अब मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। इसने मैन्युफैक्चरिंग को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। इसके अलावा नियमित चुनावों वाले लोकतांत्रिक देशों में लेबर लॉज एक बड़ी बाधा है। देखिए, आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, बहुत पेचीदा सवाल पूछा है। पहली बात तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग नई एग्रीकल्चर है, कृषि है, अगर है तो वो नई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने कृषि अपनी हरित क्रांति हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ जी अभी आप एक डिबेट देखें तो जो लेफ्ट की डिबेट है या जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट को भी नहीं कहना चाहिए, मैं कहूँगा जो एक तरह से NGO सिविल सोसाइटी डिबेट है, वो हर चीज़ के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को ब्लेम करते हैं। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होती तो हम सब भूखे मर रहे होते या हम दुनिया भर के ऊपर निर्भर होते। मैं खुद ये आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बात का कोई ना इल्म है ना तजुर्बा है, क्योंकि आप नौजवान हैं। अगर आप 55 से नीचे हैं तो आपको ये नहीं पता कि राशन की लाइन में खड़े होना पड़ता था। आप 60 से ऊपर हैं, ख़ास करके अगर आप 65 से ऊपर हैं, 60, 62, 65, तो ज़रूर, और आप मध्यम वर्ग के, आप या आपके माता पिता या आपके दादा दादी, नाना नानी उसी परिवार में जॉइंट में रहते हुए हमेशा जाके राशन की लाइन में लगते थे जी। मेरे पास अभी भी हमारा पुराना राशन कार्ड पड़ा हुआ है जो कि सन 85, 86, 87 तक हम इस्तेमाल करते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो हुई, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम उसको फिर गेहूं चावल और पंजाब हरियाणा करके और फिर भूल गए। हम उसके आगे गए ही नहीं, क्योंकि उसके आगे दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी आ गई। हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन की तब हम हाइब्रिड सीड्स लेके आए। आजकल के ज़माने में मैं डरता हूँ कि अगर अभी हाइब्रिड सीड्स आ जाएं तो 5 आर्टिकल छप जाएंगे, हाइब्रिड्स बड़े ख़राब हैं, इससे आपके सींग निकल आएंगे, आपकी पूंछ निकल आएगी, इंसान का कुत्ता बन जाएगा, राइट है, कुत्ते का इंसान बन जाएगा। क्या भरोसा है, इतनी ज़्यादा बकवास आती है आजकल। कोई भी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की, जैसे GM की बात है, अब दुनिया की इतनी पॉपुलेशन, जिसको कहेंगे कि कम से कम 50 ट्रिलियन मील्स GM फूड के खा चुकी है। अब अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट है वो पढ़िए भारत के बारे में क्या कहती है। वो बहुत चीज़ें कहती है, पर वो कहते हैं कि जैसे हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, सोयाबीन है, भारत नेट सोयाबीन इंपोर्टर है, अब तो भारत नेट कॉटन इंपोर्टर भी बन गया है, और भारत इतना ज़्यादा खाद्य तेल इंपोर्ट करता है, भारत के पास कमी है, हमारा सबसे बड़े इंपोर्ट्स में से एक है। तो वो कहते हैं हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भारत अलाउ नहीं करता, क्योंकि भारत कहता है पहले आप सर्टिफाई करो कि नॉन GMO है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कि हम ऐसा सर्टिफाई करते नहीं हैं क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है। और बड़े बड़े देश एग्रीकल्चर पावर हैं, उन्होंने GMO सीड्स अपना लिए हैं। जिस साल कनाडा ने कॉर्न, मक्की,
में जीएमओ सीड्स अलाउ किए, मेरे ख्याल 5 या 6 साल पहले की बात है। तब तो वहाँ ट्रूडो की सरकार थी, बहुत हार्ड सोशलिस्ट लेफ्ट की सरकार थी। उन्होंने अलाउ किया, दुनिया भर में मक्की के दाम करीब 20% कम हो गए जी कि इतनी मक्की सरप्लस वहाँ से आएगी क्योंकि इतनी ज़मीन है वहाँ पे। तो हमको ये सब मॉडर्न चीज़ें अभी देखनी है। तो जो हम एग्रीकल्चर के साथ कर रहे हैं, हम किसान के नाम में किसान पर बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। उसको सब्सिडी की आदत डाल दी है, सब्सिडी और फिर एमएसपी पे परचेज। तो अभी कहने से इंसान डरता है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसान को सुस्त बनाया, लेकिन किसान का जो काम है उसको एक व्यापार की जगह हमने किसान का एक ठेका लगा दिया है कि तेरा काम है गेहूँ चावल पैदा करना ताकि मैं भूखा मत मरूं और तेरे को मैं इतना पैसा दे जाऊंगा। किसान को अब तक हमारे आगे मूव करना चाहिए था, वैल्यू एडिड चीज़ें करनी चाहिए थी। जी जैसे कुछ जो मुख्यमंत्री अच्छा सोच रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि ये चावल 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 देश में बहुत ज़्यादा है और इतना पानी को खर्च करता है चावल, इसके जगह मैं हॉर्टिकल्चर करता हूँ, कुछ वहाँ पे अनार लगाता हूँ, पपीता लगाता हूँ, केला लगाता हूँ, या सेब, सिट्रस, ये सब चीज़ें, ये फिर इससे फिर वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो वही फॉर्मूला, और ये ख़तरा है, आपकी बात ठीक है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे पीएलआई लगा दिया, कुछ और लगा दिया, उसकी जगह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, अगर टैक्सेशन मॉडरेट हो और कम हो, कंसिस्टेंट हो और टैक्स टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म हो, बल्कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स केसेस हैं उनको एक तरह से एमनेस्टी देके ख़त्म कर देना चाहिए ताकि लोग एक लंबी सांस लेके आगे काम पे चल सके। शेखर, अगला सवाल तनुश्री सेन का है। पूछ रही है, तहव्वुर राना पर नेशनल इंटरेस्ट एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है कि कैसे पाकिस्तान ने खुद पर युद्ध की घोषणा की है। मेरा सवाल थोड़ा बचकाना हो सकता है, लेकिन मुझे ये समझने में मदद करें कि पाकिस्तान के आम लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं उठ खड़े हो रहे हैं। आखिरकार वे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि बढ़ती कॉस्ट और घटती सुविधाओं के साथ उनका जीवन कठिन होता जा रहा है। क्या वे अपनी सेना से इतने डरते हैं? देखिए तनुश्री जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बिल्कुल बचकाना नहीं है। ये बहुत ही गहरा सवाल है कि जब आपका फ़ौज इतना नुकसान कर रही है फिर भी आप फ़ौज के साथ इतना क्यों हैं। तो पाकिस्तान में ये अब वेव्स आती हैं। तो ये 2007 में आई थी। जैसे 1971 में पाकिस्तान लड़ाई हारा, बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद बहुत एंटी आर्मी मूड था। लेकिन फिर 3-4-5 साल के बाद में आर्मी वापस आई, लोग ठीक ही थे जिया के साथ। क्यों? क्योंकि भुट्टो भी जब सत्ता में आए, उन्होंने एक ही चीज़ को अपनी राजनीति बनाया, वो एंटी इंडियनिज्म बनाया। तो वहाँ के जो राजनेता हैं वो भी एंटी इंडियनिज्म ही अपनी राजनीति बनाते हैं। जी तो आपकी राजनीति जैसे इमरान खान ने बनाया, वो तो मोदी को हिटलर 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 हर जगह हिटलर नाजी। तो आपकी राजनीति जब इतनी एंटी इंडिया होगी आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, तो फिर लोग भी वही सोचते हैं। फिर लोग सोचते हैं अगर इंडिया से इतनी दुश्मनी है और इंडिया हमें बर्बाद कर रहा है और हमें बचना है, तो हमें कौन बचाएगा? हमको सिर्फ आर्मी बचा सकती है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा। दूसरी बार जब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन बनी, तो करीब 2007 के आसपास बन गई थी। जी तब भी मुशर्रफ ने जब अपने जजेस से लड़ाई की, फिर पॉपुलर मूवमेंट हुआ, मुशर्रफ निकाले गए, तब ये नारा शुरू हुआ था, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तभी बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन भी हुआ था। तो बहुत एंटी आर्मी मूड था। फिर क्या हुआ? फिर 26/11 हुआ, ये तहव्वुर राना ने जो प्लॉट किया था। जैसे ही वो हुआ तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ही बात है। उन्होंने कहा कि भारत हमला करने वाला है। बदले के लिए भारत में कोई प्लान नहीं थी हमला करने की उस समय, कि भारत हमला करने वाला है बदले के लिए। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ अपने शहरों के ऊपर ही लो फ्लाई करना शुरू कर गए। मॉडर्न वॉरफेयर में, एयर वॉरफेयर में तो आप नीचे नहीं उड़ेंगे। नीचे तो वो पुराना ज़माना था जब रेडार से बचने के लिए नीचे जाते थे, और ख़ास करके अपनी टेरिटरी में अगर आपको नज़र रखनी दुश्मन का जहाज़ ना आ जाए, फिर तो आप ऊपर रहेंगे ना। तो वो नीचे क्यों उड़ रहे थे? कि लोग देखें लड़ाई होने वाली है। अपने जहाज़ की आवाज़ सुन के सबके अंदर जज्बा है, लड़ाई शुरू होने वाली है, और लड़ाई शुरू होने वाली है तो कौन बचाएगा? फ़ौज बचाएगी। तो उसी समय वो जो एंटी आर्मी मूड था एकदम ख़त्म हो गया। तो जब भी पाकिस्तान में आर्मी आप देखें बहुत अनपॉपुलर हो जाती है, तो वो यही तरीका अपनाते हैं कि किसी तरह से इंडिया के खिलाफ कोई नई मुहिम शुरू कर दें या पब्लिक ओपिनियन शुरू कर दें, और इसकी वजह से पाकिस्तान के लोग
फिर से, क्योंकि जब तक वो अपना एंटी इंडियनिज्म नहीं छोड़ेंगे तब तक पाकिस्तानी आर्मी का राज वो चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जब पाकिस्तानी आर्मी को लगेगा कि हमारे को चैलेंज आ रही है, तभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ कर देंगे, कोई टेरर अटैक करा देंगे। जी। उनको भारत को इस इक्वेशन में लाना ही है। अब मैं कहूँगा कि इमरान खान के जाने के बाद ये पाकिस्तान की सरकार इतना नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर नवाज शरीफ सचमुच इंचार्ज होते, उनकी मेजॉरिटी होती, खुद राज कर रहे होते, तो हो सकता है कि अपनी आर्मी को इस समय थोड़ा कंट्रोल कर पाते। लेकिन इस समय तो पाकिस्तान में बिल्कुल आर्मी है, आर्मी का राज पीछे से है, आर्मी अनपॉपुलर है और जो सरकार इलेक्टेड है वो भी अनपॉपुलर है। लेकिन एंटी इंडियनिज्म कश्मीर के नाम से फिर भी कुछ ना कुछ कश्मीर के नाम से या थोड़ा कम्युनल इंसिडेंट इंडिया हो जाता है। इसलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, कोई सुनता नहीं है ये बात, कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ का ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी को कोई बहाना ना मिले कहने का कि अब यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है, कम्युनल राइटिंग का होता है, किसी त्यौहार पे होता है या किसी मुस्लिम के साथ कोई ज़्यादती की जाती है, तो पाकिस्तान में एकदम कहते हैं थैंक यू जिन्ना। आप पाकिस्तान ट्विटर देखिए, तो हर ऐसी बात जो होती है वो पाकिस्तान का जो हार्ड इस्लामिक नेशनलिज्म है उसको मजबूत करती है। जी। और पाकिस्तान का जो हार्ड इस्लामिक नेशनलिज्म है, जो अगर वो आइडियोलॉजी है तो उस आइडियोलॉजी का संरक्षक तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है। और ये जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये क्या है? मैं तो इनको पाकिस्तानी आर्मी ही मानता हूँ। ये पाकिस्तानी आर्मी की रेजिमेंट्स ही हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं है। तो ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं, इसमें कोई भी इतनी सी भी डिस्टिंक्शन नहीं है। शेखर, अगला सवाल प्रत्युष पटेल का लूंगी। बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि सरकार ने आखिरकार नेवी के लिए नए रफाल ऑर्डर देने और एयरफोर्स के लिए भी बड़े ऑर्डर के बारे में बात करने का साहस जुटा लिया है। ये अच्छी खबर है, लेकिन मैं इस घटनाक्रम के राजनीतिक पहलुओं पर आपके विचार सुनना चाहता हूँ। रफाल सौदे के लिए राहुल गांधी के संभावित निरंतर विरोध के बारे में सरकार की संभावित पॉसिबल कैलकुलेशंस क्या हैं? देखिए, उन्होंने जब पहले भी विरोध किया था कोई असर हुआ नहीं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन अभी यही है कि हमारी सेना के पास बहुत कमी है, ये कमी फिलअप होनी चाहिए। तो लोगों में कोई अभी ऐसा कोई मूड नहीं है कि बड़े स्कैंडल बनी और रुक जाए। और ये सारा देश देख चुका है कि बोफोर्स का क्या असर हुआ। उसके बाद 30 साल हमने कोई तोप ही नहीं खरीदी फौज के लिए। तो बल्कि मैं कहूँगा कि अगर मेरी शिकायत है तो यही है कि जब पिछली बार लिए तो आपने 36 क्यों लिए? तभी आपको जो 112 आपका MRFA ऑर्डर था, तभी आपको वो करते, थोड़ा जॉइंट प्रोडक्शन शुरू करते। भारत में इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होती हैं। अब क्या होगा? अब 2 स्क्वाड्रन आपने वो लिए, एक तरह से 1.5 या 2 स्क्वाड्रन समझ लीजिए, नेवल वर्जन के हिसाब से 26 से ले लिए। थोड़े दिनों में अभी आप देखना कि अब स्नेह एलेक्स फिलिप कहते हैं, उनका वीडियो अपूर्वा शेयर करेंगे आपके साथ, कि अब लगता है कि जो MRFA टेंडर है उसके बदले भी रफाल ही लिए जाएंगे। तो ये अगर एक बार में किया होता तो ये अब ऐसे हो गया कुछ जैसे कि आप कभी 200 ग्राम चीनी ले आए, कभी आधा किलो ले आए, कभी 250 ग्राम और ले आए। अगर आप एक बार में लाएं तो शायद आपको दाम भी अच्छा मिले और एक बार आपको असर भी हो जाए। तो ये हमारी जो डिफेंस परचेजेज है उसमें ये मिनिमलिज्म है। तो जैसे हमारी आर्मी के लिए अब नई राइफल आ रही है, 6 ऑयर है, अमेरिकन ओरिजिन की राइफल है जी। तो एक बार में 60,000, अगली बार में फिर 65,000। अरे 12 लाख की आर्मी है। फिर नहीं, कुछ लोग के पास एक और राइफल होगी, कुछ लोग के पास एक और राइफल होगी। वो कुछ ऐसे भी होता है क्योंकि वो जो डिफेंस एक्विजिशंस का सिस्टम है हमारा वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि चीफ सोचते हैं कि 300 करोड़ मेरी आज़ादी है खरीदने की, तो मैं 300 करोड़ का खरीद लेता हूँ। तो वो कुछ ऐसे ही हो गया जैसे कि आप खिलौने की दुकान में जा रहे हैं, हैमलीज में जा रहे हैं और आपके माँ बाप कहते हैं बेटा ये हैं 2,000 रुपये, जो मिलता है ले आओ वहाँ से। तो आप उसको फटाफट मिलके उसको ले आते हैं, लेकिन वो भी आप हर बार ले नहीं पाते। पिछले साल का जो डिफेंस बजट है, जो साल अभी ख़त्म हुआ है, उसमें आप देखें, एक तो डिफेंस बजट वैसे ही कम है, लेकिन उसमें से भी 13,000 करोड़ रुपए या 16,000 करोड़ थे शायद, हमने वापस कर दिए खर्च किए बिना। हमारी सेनाएं खर्च ही नहीं कर पाई।
और ये कैपिटल बजट के हैं, ये आपको कुछ सामग्री खरीदने के लिए थे, सैलरी पेंशन्स के नहीं थे, फिर भी आपने वापस कर दिया उसको। तो ये दिखाता है कि आपका जो सिस्टम है इसमें जो कहते हैं कि गवर्नेंस या एक्विजिशन पाइपलाइन जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, और उस कोलेस्ट्रॉल को निकालना बहुत ज़रूरी है। जी। शिखर, आखिरी 2 सवाल लूँगी। शोभित गुरंग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस 60 साल बाद गुजरात में अपना एनुअल कन्वेंशन क्यों कर रही है? पिछले 3 दशकों से सत्ता से बाहर, जहां उसके पास सिर्फ 12 सीटें हैं। अगला चुनाव 27 में होने वाला है। अहमद पटेल के बाद कोई राष्ट्रीय नेता नहीं, भाजपा का गढ़ और मोदी शाह का होम स्टेट है। तो कांग्रेस पार्टी ने अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ये नेता थे, नौजवान नेता थे और अपनी कास्ट के नेता थे, और उस समय पटेल पाटीदार एजिटेशन भी बहुत हुआ था। तो लगा था कि वो नज़दीक आ गए थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह को और बीजेपी को हराने के। जी। तभी फटाफट मोदी जी बार बार गुजरात गए और फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ मनमोहन सिंह का रिश्ता था वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बढ़ाई गई। तो वो जीत गई बीजेपी, लेकिन कांग्रेस की काफ़ी सीटें आई थीं। तो फिर से अगर कांग्रेस करे वहाँ पे कास्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह हैं, कांग्रेस पहले वहाँ राज कर चुके हैं, जो भी हो वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, वहाँ कोई और पार्टी का वजूद नहीं है। और पिछली बार जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीटें कम इसलिए भी रह गई कि कांग्रेस का 1/3 वोट आम आदमी पार्टी ले गई। अब वो कर पाएगी कि नहीं, तो ये मैं कहूँगा कि ये जब कोई टीम का कैप्टन, उसके रन नहीं बन रहे होते कई बार, तो कहता है मैं जाके ओपन करूँगा बैटिंग, हिम्मत दिखाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक ऑडेशियस चीज़ है। उसमें अब बिल्ड कर पाते हैं कि नहीं, वह नए नेता ढूंढ पाते हैं कि नहीं, वहाँ पे कितना फोकस कर पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है जो राहुल गांधी से आती है, फोकस की है वो, कि एक चीज़ पर लगे नहीं रहते हैं। अब जैसे इतने दिन रफाल की बात की फिर भूल गए, उसके पहले जज लोया की बात की फिर भूल गए, तो फिर कास्ट सेंसस की बात की फिर भूल गए, अडानी की बात की फिर भूल गए, कभी कभी आता रहता है इधर उधर। तो ये कांग्रेस पार्टी में एक फोकस, अगर वो गुजरात में अभी फोकस करते हैं, उनको पता है कि बिहार में चुनाव होगा, बिहार में चुनाव में उनको कुछ नहीं करना है, वो तो तेजस्वी यादव को करना है, कांग्रेस वहाँ पे सपोर्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन गुजरात में ऑपोजिशन की तरफ से जिम्मेवारी उनकी है, और गुजरात में कोई इंडिया अलायंस का पार्टनर का भी कोई ख़ास वजूद नहीं है। तो अगर गुजरात में कर पाते हैं, गुजरात में सेशन करना, मैं कहूँगा एक तरह से चैलेंज उन्होंने बीजेपी को दी है कि अब आप गुजरात पे फोकस करिए, ये आपका घर है, क्योंकि हम यहाँ पे आपसे लड़ने आ रहे हैं। शिखर, आखिरी सवाल लूंगी। सूरज का बोल रहे कई क्रिकेटरों को समय पर संन्यास नहीं लेने की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जब फैंस भी उनसे ऊब और नाराज हो जाते हैं और बोर्ड भी उन्हें अचानक बाहर कर देता है। क्या इस मामले का कोई हल नहीं है? क्या बोर्ड किसी क्रिकेटर को ये नहीं कह सकता कि ये आपकी आखिरी सीरीज होगी, जिससे लेजेंडरी क्रिकेटरों को सम्मानजनक विदाई हो सके? इस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा को अब संन्यास ले लेना चाहिए? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करूं, मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन रोहित शर्मा का आप रिकॉर्ड देखें तो जो सेना देश कहते हैं हम, सेना देश साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 4 देश हैं जहां पे बड़ी टेस्ट क्रिकेट खास करके कॉम्पिटिटिव होती है। तो उन देशों में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। भारत में रिकॉर्ड अच्छा है, और भारत, श्रीलंका जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें अलग बात है। तो वो एक सोचने की बात है। उसमें इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में या ओडीआईज में अब T20 से रिटायर हो गए, ये अच्छी बात है, कोहली भी हो गए और रोहित शर्मा भी हो गए, लेकिन ये सब बातें सिलेक्टर्स के ऊपर हैं। और फिर ये भी है कि उस पोजीशन के लिए क्लेमेंट कोई तैयार है कि नहीं। कई बार ऐसे होता है कि क्लेमेंट तैयार होता है, लेकिन आप स्टार को नहीं हटा पाते हैं और स्टार हटने को तैयार नहीं होता है, तो क्लेमेंट का नुकसान होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, हालांकि वो मेरे मित्र भी हैं, बचपन से भी मित्र हैं, कपिल देव। जितना लंबा कपिल देव चले, जबकि वो इनइफेक्टिव हो गए थे, उनकी लिथैलिटी, उनकी इफेक्टिवनेस कम होती जा रही थी, लेकिन क्योंकि उनको एक रिकॉर्ड वगैरह भी करना था, वो चले जा रहे थे। उतना ही
जावगल श्रीनाथ को वेट कराई गई। जावगल श्रीनाथ उस समय उभरे थे और वो उनसे बहुत बेहतर बॉलर थे। अगर वो समय पे आते तो शायद उनके 50 से 100 विकेट और ज़्यादा हो सकते थे। जी। लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसे कई बार होता है, तो ये देखना पड़ता है कि इसकी वजह से कौन पीछे रह गया। तो अगर आप अभी देखें रोहित शर्मा को टेस्ट में, तो मैं कहूँगा कि कुछ और ऐसे बैटर्स हैं जो अभी आ सकते हैं, जो 2-2, 3-3 मैच खेल के उसके बाद ट्रायल डिबेला या भारत में रन बनाए। ध्रुव जुरेल है, देवदत्त पडिक्कल है, इन सब लोगों ने भारत में कुछ मैच खेले, अच्छे रन बनाए, विदेश गए, एक मैच खेल के उनको फिर बाहर कर दिया क्योंकि पुराने एस्टैब्लिश्ड प्लेयर वापस आ गए। तो ये थोड़ा भविष्य को देखने की भी ज़रूरत है, और भारतीय क्रिकेट में स्टार कल्चर दोबारा से वापस आ गया है, वो इतनी अच्छी बात नहीं है। सच बात यह है कि ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि T20 में और टेस्ट में फ़र्क है। टेस्ट में एक दिन में 15-20 ओवर डालने पड़ते हैं, फास्ट बॉलर के लिए कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर आप देखें, मैं आपको दूसरा उल्टा उदाहरण दे रहा हूँ। ईशांत शर्मा, वो बॉलिंग कर रहे हैं अभी T20 में, उनका पेस हमारे काफ़ी नंबर 3 नंबर 4 पेसर से बेहतर है। वो उनको लाइन पे भी डालना आता है। वो अगर दिन में 15-20 ओवर डाल पाएँ इंग्लैंड में, तो शायद बेहतर थर्ड सीमर होंगे बाकी थर्ड सीमर से। तो ये सारी बातें देखने की होती हैं, इसमें सिर्फ एज का नहीं होता है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड 1 खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।